Hello guys, welcome back to my channel. Hello Shrimai, hello. Good evening all. Good evening Rishikesh. Good evening Rajeshri. Hi. Good evening Abbas Sahib Shinde. Good evening Kesri. Hi, how are you all? I'm fine. So welcome back to my channel. कल हम रिवीजन नहीं ले सके, थोड़ा सा इशू था. पूरा ही सर्विस डाउन था, गूगल एंड सब कुछ. सो आई कुडंट रियली टेक लाइव सेशन. आज हम वापस हमारा कंटिन्यू करेंगे. साइंस वन का 4th चैप्टर का हम बात करने वाले थे. सो आई होप आप लोग प्रिपेयर्ड हो. हाँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है एक टाइम टेबल क्रिएट करके मुझे करना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ हम लोग अल्टरनेट डेज हिस्ट्री साइंस कर रहे हैं. हिस्ट्री और साइंस 1 कर रहे हैं. हिस्ट्री में चैप्टर 5 तक हो चुका है. साइंस 1 में चैप्टर 4 आज हम करने वाले हैं. साइंस 1 में चैप्टर 4 आज करने वाले हैं. इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाँ, मैं एक आज कर लेता हूँ. एक टाइम टेबल क्रिएट करता हूँ. एक्चुअली कैसा है ना, जो पीडीएफ जल्दी रेडी हो जाता है, सो वो उसके ऊपर मैं वो हिसाब से बना रहा हूँ. तो फिलहाल तो मेरा अल्टरनेट डेज हम फिलहाल हिस्ट्री साइंस ऑन कवर कर रहे हैं. ओके, सो गिव मी वीक. थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल और बना देता हूँ. क्योंकि पीडीएफ जो पहले रेडी हो जाती है मैं वो हिसाब से पहले ले लेता हूँ. वैसा चल रहा है हमारा अभी फिलहाल. एज ऑफ नाउ साइंस 1 और इंग्लिश ही हिस्ट्री चलने वाला है. इंग्लिश नहीं, इंग्लिश क्या लिखा है ये? इंग्लिश कंप्लीट कर दीजिए ना. इंग्लिश का अभी तक पोर्शन वाइज तो हमारा सिर्फ यूनिट 4 का थोड़ा बहुत बाकी है. कमलेश जी. सो वो पोर्शन हम समझो ना ये वीक तक कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कितने लोग हैं? आई डोंट नो रियली कितने लोग हैं. लेट्स जस्ट स्टार्ट. 17-18 दिख रहे हैं मुझे. ज्योग्राफी का आफ्टर हिस्ट्री कंप्लीट होगा फिर ज्योग्राफी चालू करेंगे. ऐसा है. अभी कैसा है ना, जो टाइम अवेलेबल होता है उसमें ये पीडीएफ क्वेश्चंस बनाने में टाइम लग जाते हैं थोड़े से. सो एक गुड न्यूज़ है. मैंने चैप्टर 7 जो 6-7 जो हिस्ट्री का चैप्टर 7 है जो हम नेक्स्ट करेंगे कल, वो मैंने मराठी में भी एक फ्रेंड के हेल्प से थोड़ा सा कन्वर्ट किया है. लेकिन आई होप वो सही मराठी होगा. तो थोड़ा सा वो एक गुड न्यूज़ है जो लोग मराठी के लिए बोल रहे थे. शाउट आउट किसको भैया? शाउट आउट अगर सारे आंसर राइट दोगे, लास्ट तक रहोगे सेशन में, तो मैं आपको ज़रूर शाउट आउट दूंगा. मैंने आपका नाम याद कर लिया है. आवाज़ मेरी बरोबर क्लियर है? ये क्या क्रिश जी कह रहे हैं आवाज़ बरोबर नहीं है? आवाज़ आ रही है सबको? बस मैं बढ़िया हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. गिव मी फर्स्ट एक क्विक यस दे दीजिए. वॉल्यूम ऑडियो इज क्लियर? ओके. क्रेजी जी, मैंने कहा आपको आप लास्ट तक वीडियो में रहिए एंड सारे आंसर दीजिए. मैं देखूंगा सारे आंसर. 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आज हम सॉल्व करेंगे साइंस चैप्टर 4 साइंस 1 के. अगर आपने सारे सही दिए मैं आपको शाउट आउट दूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट मी जस्ट. आज हम करने वाले हैं एज यू कैन सी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था ये. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ये चैप्टर एक्सप्लेन करने में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी ये आज भी अभी भी पढ़ता हूँ वो चीज़. हालांकि मेरे स्कूल टाइम पे इतना डिटेल में ये सारे चैप्टर्स नहीं थे, ना इतने एक्सपेरिमेंट्स थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मुझे कभी इतना वो चीज़ समझ में आई थी जितनी अब वो इंटरेस्टिंग लगती है और समझ में आती है. जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म रिलेटेड है और मैग्नेट से मैं इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता हूं, इंड्यूस कर सकता हूं, तो मतलब ये एकदम ही बौखला देने वाली बात हो गई थी. और ये चैप्टर इतने प्यार से हमने पढ़ा था. इसका वीडियो अगर आपने देखा होगा आपको जरूर हर एक चीज क्लियर हुई रहेगी. हर एक बात, हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इतना प्यारा चैप्टर मैंने बनाया था, इतना प्यारा वीडियो मैंने बनाया था. तो अगर आपने वो नहीं देखा है
तो प्लीज अभी के लिए फिलहाल आप बने रहिए साथ में, लेकिन ट्राई करिए जितना आपको आता है चैप्टर आंसर करने को, लेकिन वो वीडियो जरूर देखिए एंड फिर उसके बाद जरूर ये पीडीएफ टेलीग्राम के यहां से लीजिए और उसको सॉल्व करिएगा, आपको ये एमसीक्यूज बहुत काम आएंगे। ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये रहा। When the electric current is passed through the dash, it gets converted into heat energy। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी कौन से चीज में से, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा। कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर, ऑल ऑफ द अबाव। कम ऑन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ये आंसर। कम ऑन, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। श्रीमयी जी का आंसर गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज रेजिस्टर, बी, रेजिस्टर। रेजिस्टर इसीलिए क्योंकि रेजिस्टर रोकता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा, आपको ये पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं ठीक से होने देता, वो रोक रोक के उसकी स्पीड स्लो कर देता है, और जितनी स्पीड वो स्लो करता है उतने देर तक उसके अंदर चार्जेस रहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं, और इसीलिए वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट हीट एनर्जी। Okay, so B is the correct answer, resistor। I hope सबको ये चीज समझा। सेकेंड क्वेश्चन इज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी। पूरा ये लॉ हमने देखा था, कैसे ये पूरा इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। मैंने पूरा आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया था, दैट हीट का जो इक्वेशन है पूरा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये जो है पूरा इक्वेशन, ये किसका लॉ है, किसका दिया हुआ लॉ है, और ये क्या लॉ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। कम ऑन, बहुत इजी है ये। यस यस, ये आपको यूनिट, हीट के यूनिट से भी आपको पता होना चाहिए। जूल्स लॉ ऑफ हीट है ये जूल्स लॉ ऑफ हीट है, और ये मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया था, ये कैसे उन्होंने किया हुआ है करके, ये पूरा हमने सॉल्व किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जूल्स लॉ ऑफ हीट। याद रखिएगा, मार्क करके रखिएगा अगर आपको ये नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज यूज्ड एज अ रेजिस्टर इन द इलेक्ट्रिक कुक टॉप्स। तो क्या चीज रेजिस्टर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रिकल कुकर बेसिकली जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल स्टव भी बोल सकते हैं आप उसको, उसके अंदर क्या चीज हम यूज करते हैं, कौन सा मेटल यूज करते हैं फॉर रेजिस्टर? कम ऑन, ये भी आपको आना चाहिए। सारी बातें हमने पढ़ी है टेक्स्ट बुक्स में से ही है ये सब कुछ, कोई भी चीज बाहर से नहीं है, याद रखिएगा। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर देने वाले मुझे विनय जी का नाम दिख रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर, निक्रोम इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसीलिए वो ज्यादा हीट देर तक झेल सकता है और वो चीजें पका सकेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो सो दैट इज वाई। द क्वेश्चन 4, वेरी इजी अगेन, वेरी सिंपल, ये तो आप 9th स्टैंडर्ड से जानते हो ये बात। इन द इलेक्ट्रिक बल्ब द टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड अप टू डैश डिग्री एज द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो हमने ये भी पूरा देखा था कि कैसे 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 हम लोग ने बल्ब के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है टंगस्टन फिलामेंट का, एंड क्या वो पूरा वर्किंग सिस्टम क्या है उसका, एंड कैसे वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हीट होता है। सो ये क्यों किया है? क्योंकि टंगस्टन की, अब भी ऊपर वाला जो रीजन था वही सेम रीजन है, लेकिन यहां पे आपको सही नंबर बताना है। द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड वेरी गुड। एक जन ने शायद से टाइपिंग एरर कर दिया,
3400 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, दैट इज द रीजन। सो उससे आपको ये एक्चुअली क्लिक होना चाहिए था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। डैश इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यूज इन द प्रैक्टिकलिटी। तो हालांकि हमने देखा था कि अब भी हमने ऊपर बात की कि किसने ये लॉ दिया था, और उनके सम्मानित में हमने यूनिट को, इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट को भी हमने बोला हुआ है, लेकिन हम रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? प्रैक्टिकलिटी में कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? कम ऑन। बीच बीच में पता नहीं चैट बंद हो गया था, सर्वर का कुछ इशू बता रहा था फिर से। सो ओके, यस, वेरी गुड, आई गेट द आंसर्स, वेरी गुड। कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, किलो वोट्स में करते हैं। वोट्स ठीक है, लेकिन डी वाला ठीक है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकलिटी में मेजरमेंट, वॉट बहुत ही छोटा होता है, वॉट बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग उसको 1000 वोट्स यानी किलो वोट्स के हिसाब से रीडिंग करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक बिल वगैरह जो होता है, आप ये देख सकते हो, अपने लाइट बिल वगैरह चेक करिएगा, आपको उसको के वोट्स दिखेगा, आपको किलो वोट्स दिखेगा आपको वहां पे। ये सारी बातें हमने वीडियो में कवर की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। 1000 वोट्स दैट इज 1 किलो वोट। ओके, सो ये याद रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन सारा हमने किया हुआ है वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल। द वायर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इन द हाउस होल्ड सर्किट इज कॉल्ड एज डैश। तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने वाले वायर को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल, ए, बी, सी या डी। लाइव वायर, फ्यूज वायर, अर्थ वायर, कौन सा वायर होता है? कमा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। यस यस, वेरी गुड। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लाइव वायर। उसके अंदर करंट कैरी होता है, लाइव वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। द वायर विच इज यूज टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट इज कॉल्ड एज डैश। अब कौन से वायर को यूज किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट से आग ना लग जाए? वेरी इजी, कम ऑन, बहुत सिंपल है ये तो। सेवेंथ क्वेश्चन, कम ऑन। Yes, yes. Ankita ji, if I remember the name correctly. Correct answer is fuse wire. Not life, not earth. It is फ्यूज हो जाता है ताकि वो टूट जाएगा, वो थोड़े से कम मेल्टिंग पॉइंट वाला हम यूज करेंगे वहां पे उतना सा वायर, और वो ज्यादा जैसे ही करंट अपना लेवल बढ़ा देगा वो वहां पर फ्यूज हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट से हम बच सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये सारी बातें हमने वीडियो में कवर की थी, तो प्लीज एक बार इसे वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है या आपके आंसर रॉन्ग हो रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा, टेक्स्ट बुक रीड करिएगा। एट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इज डैश। तो करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर होता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, करंट बढ़ाने पर क्या असर होता है?
वेरी गुड, वेरी। ये क्या है, वाई नॉट अर्थ? अर्थिंग वायर बेटा, अर्थिंग, लगता है आपने वीडियो नहीं देखा। अर्थिंग वायर बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो, ये हमारा वोल्टेज इतना हाई लेवल का चल रहा है, ओके, कंटिन्यूसली लाइव वायर के थ्रू, और हमारे पूरे सर्किट में, अप्लायंसेस में, पूरे बिल्डिंग में वो हाई लेवल पे पूरा चल रहा है। तो वो एक्सेस एनर्जी जितनी क्रिएट होते जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थिंग, ओके। अर्थिंग का मेन लॉजिक वो हिसाब से बना रहता है, ओके। एंड फ्यूज वायर जो है वो आपके ये यहां पर लगा रहता है, जो मेन आपका सर्किट होता है वहां पे लगा रहता है, ओके। तो ये फर्क आपको समझना है। अर्थिंग वायर आपके अप्लायंसेस में लगे रहते हैं, अर्थिंग वायर आपके अप्लायंस में लगे रहते हैं सारे के सारे, जिसमें जरा भी एक्स्ट्रा एनर्जी यानी जरा भी एक्स्ट्रा करंट वगैरह होगा उसको एब्जॉर्ब करते रहेगा वो, ओके। एंड जो हमने पढ़ा फ्यूज वायर का सर्किट्स, जो आपके मेन जो पूरे घर में एक मेन जगह होगा जहां पे आपका सर्किट होगा, वहां पे एक्सेस करंट होना वो अलग बात, और अप्लायंसेस में होना अलग बात, ओके। तो अर्थिंग हो गया अप्लायंसेस के लिए, और मेन पूरा ओवरऑल के लिए हम लोग मेन सर्किट में फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। प्लीज एक बार वीडियो देख लेना, आपको ये ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, यहां हम वो पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, ओके। इसका आंसर बताइए, बहुत लोग ने बता दिया, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी यार, कैसे कैसे? आप लोग ने लगता है नहीं पढ़ा है, सिर्फ नॉर्मल वीडियो देखो या ठीक है, अगर नॉर्मल रीडिंग भी किया होगा चैप्टर आपने, तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जितना बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी पावरफुल होते जाएगी बॉस, उतना वो बढ़ते जाएगी, कम नहीं होगी वो, डिक्रीज नहीं होगी वो, इंक्रीज होगी वो, ओके। सो प्लीज एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिए या तो वीडियो देख लीजिए, आपको अगर बहुत बोर हो रहा है रीडिंग करने को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वही यहां पे है। फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इज डैश। फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इज डैश। कहां पर वो फ्यूज वायर लगा रहता है सर्किट में, उसको एक्चुअली में क्या कहते हैं? सो फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। नेटवर्क इश्यू है क्या? कोई बात नहीं, आप खाली क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर मेंशन करते रहिए, ताकि मैं आपका उस हिसाब से आंसर चेक कर सकता हूं, है ना। कम ऑन, गिव मी द आंसर फॉर 9th नाउ, सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो सर्किट तोड़ने के लिए बना है, राइट? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। द करेक्ट ऑप्शन बी, 9 का बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सबने ये सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन। ऑर्स्टेड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग डैश। तो ये साइंटिस्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्या चीज समझने के लिए, जिससे हमें एक नया पूरा फील्ड हमारा खुल गया। क्या चीज? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है चैप्टर में इन्होंने ही वो उनके साथ ही लैब में हुआ था ये। 10th का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट? वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा जो हमारा मेन चैप्टर में हमने जो पूरा बाद में कवर किया था टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 11th क्वेश्चन देखेंगे। When a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops, it is called dash. तो अब वायर को जब मैं गोल 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 चेन के फॉर्म में लूप कर दूंगा तो उसे मैं क्या कहने लग जाऊंगा, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, उस चीज को मैं क्या कहूंगा, क्या नाम है उसका? इसके हमने फोटोज भी देखे थे, इसको मैंने बना के, हमने एक्सपेरिमेंट्स भी हमने इसके किए थे। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी आंसर इसका, बहुत ही इजी। क्या कहते हैं उसे? वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट ऑप्शन सी, सोलेनॉइड कहते हैं। वो शेप जो बन जाता है उसे सोलेनॉइड कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डैश इज यूज्ड इन फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा। क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, रबर, कॉपर सल्फेट। क्या यूज होता है? बहुत ही सिंपल। इसका तो हमने पूरा हिस्ट्री ही खोल दिया था।
बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो में आपको जितना हो सके उतना ड्रॉ करके पूरा लेबल डायग्राम करके बताया था। कम ऑन, 12th आंसर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक मोटर, सबके अंदर क्या लॉजिक इस्तेमाल होता है हमारा? इलेक्ट्रिक मोटर का लॉजिक इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो कौन सा वो डिवाइस है जो सिर्फ चेक करता है इंड्यूस करंट हुआ कि नहीं हुआ? ये हमने लास्ट में हमारा टॉपिक आया था। ये कौन सा वो डिवाइस है जो चेक करता है और वो इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे ही चलता है, इसीलिए उसके अंदर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इंड्यूस करंट को। वो कौन सा डिवाइस है? थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, मोनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज डी, गैल्वेनोमीटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैक्सिमम लोग तो अब तक सही आंसर दे रहे हैं एंड कुछ लोगों का थोड़ा बहुत एक दो गलत हुआ है। आप अपने गलत आंसर याद रखिए, नॉट बिकॉज देखिए कि उसमें कोई गलत बात नहीं है और सॉरी वगैरह बोलने की भी बात नहीं है। आपको बस अपनी मिस्टेक्स याद रखनी है और उसको करेक्ट करना है। मिस्टेक्स याद रख के उसको करेक्ट करना है ताकि आप एग्जाम में ये मिस्टेक ना करें। ओके, आपके डाउट्स उसी में क्लियर हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं हम विदाउट ऑप्शंस वाले लाइक फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सबसे पहला फिलअप आपके सामने ये रहा, 14th वाला। Equipment such as water boilers, electric cookers, electric bulbs use the dash effect of electric current। कौन सा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं? हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन के टाइम ही बताया था कि व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी वो खासियत है, कौन सा वो इफेक्ट है हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? Who's gonna tell me? कीप आंसरिंग टिल द लास्ट, कीप आंसरिंग टिल द लास्ट। मैं आपका नाम ले लूंगा। वेरी गुड। देखो आंसर दे रहे बच्चे, फटाफट आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। वेरी गुड। हीटिंग इफेक्ट, द करेक्ट आंसर इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यहां पर इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें क्या करती है? हमें गर्मी देती है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज हीटिंग इफेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 15th क्वेश्चन देखेंगे, फिलअप। द डैश इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर। क्या चीज ऑब्जर्व की थी? जैसे ही एक वायर में करंट पास होती थी तो क्या चीज हमने ऑब्जर्व की थी? क्या उसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया था? जैसे ही उसके अंदर करंट पास होता है वायर के अंदर से, डैश इज ऑब्जर्व्ड। व्हाट इफेक्ट? आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। व्हाट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड? Come on. What effect is observed जब एक वायर में से करंट पास होता है? वेरी गुड। फील्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट हम बोलेंगे उसको। वेरी गुड शोएब जी, आपने सही कहा, आपका नाम मैंने ले लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है जब एक वायर में से करंट पास होता है। तो 15th आंसर मैग्नेटिक इफेक्ट। 16th क्वेश्चन देखेंगे। इफ द करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीज्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डैश। तो ये हमने ऊपर भी एक्चुअली एक तरह से देख लिया। आंसर सिंपल सा आंसर है। जो लोग ने रॉन्ग आंसर दिया था वो उनको मौका है यहां पे आंसर अपना सही करने का। करंट वायर में बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द वायर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, इंक्रीजेज। एकदम सिंपल सा आंसर उसका, इंक्रीजेज। मैग्नेटिक फील्ड भी उतना स्ट्रांग होते जाता है, उतना दूर तक उतना इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। ये सारे हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स एंड बहुत अलग से बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए थे हमने वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17th क्वेश्चन। डैश इज अ कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस बाय अ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो ये तो अब आपको पता ही होना चाहिए कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं हम लोग जानने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, कौन से डायरेक्शन में करंट है, वो मुझे पता होगा। तो ये अगर मुझे जानना है, सो कौन सा रूल था वो, वेरी सिंपल। ये तो मैंने इतना डिटेल में पूरा वीडियो में बताया था आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करके। अगर आप हिंट मेरा समझ चुके हो तो कम ऑन। यस, फ्लेमिंग जी है इसके अंदर। एग्जैक्टली फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके हमें यह चीज पता पड़ सकती है कि कौन से डायरेक्शन में क्या है। वेरी गुड गाइस, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द करंट पासिस थ्रू द कॉपर लूप, अब लूप है याद रखिएगा, डैश ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। ये अभी इंटरेस्टिंग सा है, जरा सोच के बताइएगा मुझे। जब एक लूप यानी सोलेनॉइड टाइप हमने कॉपर वायर लिया है, उसमें से जब करंट पास होगा तो हर एक पॉइंट पे क्या उधर प्रोड्यूस होगा, हर एक पॉइंट पे। हमने ये देखा था, पूरा इसका एक्सपेरिमेंट भी देखा था हमने, और ये मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको ड्रॉ करके, हर एक चीज मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, मैंने आपको ड्रॉ करके हर चीज बताई थी। हर एक पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। यस, मैग्नेटिक लाइंस, यस, बार मैग्नेट जैसा वो पूरा बन जाएगा, ये तो करेक्ट है। लेकिन वो चीज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस, फोर्स की लाइन प्रोड्यूस कर रहा है पूरा अपने आसपास हर एक पॉइंट पे। ओके, लूप के हर एक पॉइंट पे याद रखिएगा ये चीज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 क्वेश्चन। In India, in the power stations generating electricity, one cycle changes in dash। कितने समय में चेंज होता है, सेकंड का आंसर है ये। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, टाइम बताना है आपको। एक साइकिल कितने सेकंड्स में चेंज होता है इंडिया में। कम ऑन, इन द पावर स्टेशन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वन साइकिल चेंजेस इन डैश। आई डोंट नो आप लोग ये आंसर कौन दे पाएगा, थोड़ा सा ये टफ है। अगर इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए। हाफ सही आंसर हो गया एक तरह से। 1/50th ऑफ अ सेकेंड है, नॉट 50, 1/50th ऑफ अ सेकेंड है, यानी कि एक सेकेंड का 50वां हिस्सा, 1/50th ऑफ अ सेकेंड आंसर है ये। ओके, सो याद रखिएगा ये चीज। The next question is, the reason behind the object becoming positively and negatively charged is the transfer of dash charged particles from one object to another। तो ये बहुत ही सिंपल, ये आपको समझना है। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, उसके अंदर क्या, कौन से चार्ज पार्टिकल्स का डिफरेंस आता है, कौन से चार्ज पार्टिकल्स उसमें से ऑब्जेक्ट में से मूव होते हैं या उनमें आ जाते हैं, जिसके वजह से वो पॉजिटिव बन जाते हैं या तो नेगेटिव बन जाते हैं। तो बताइए। वेरी गुड, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। ये इतना सिंपल था, ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो कौन से चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हियर एंड देयर, जिसके वजह से कोई भी चीज या तो पॉजिटिवली चार्ज बनती है या तो नेगेटिवली चार्ज बनती है। ये पूरा कंसेप्ट हमने हमारे केमिस्ट्री, केमिकल इसमें भी देखा था, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, राइट। वहीं का पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड कि कौन से चार्ज पार्टिकल्स। तो आंसर इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। याद रखिएगा ये प्लीज। ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि विदाउट आपको ऑप्शंस मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा बहुत समझना चाहिए, लॉजिक थोड़ा लगाना चाहिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैश वोल्ट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो लाइक रट्टा होना चाहिए मुंह पे आपके आंसर। कौन से दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी कितना होता है दोनों के बीच में, कितने वोल्ट्स का पीडी होता है? कम ऑन, come on, who's gonna tell me? हाँ, शोएब जी रॉन्ग हो गए। 220 वोट्स का होता है, 220, हमने देखा था, ये बुक में भी है। 220 वोट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ पे भी जनरली हर जगह पे 220 इज द करेक्ट आंसर। 220 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्स्टेड पॉइंटेड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड डैश। तो ये तो बहुत सिंपल है एक्चुअली। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और किसके बीच का रिलेशन बताया था हमें, बहुत ही सिंपल सा। इलेक्ट्रिसिटी एंड किसके बीच का? Come on, who's gonna tell me? Yes, very good, very good. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच का रिलेशन इन्होंने हमें बताया था। ओके, वाई 220 बेटा, वाई 220 तो अभी एकदम फुल डिटेल में अगर आपको देखना तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा पहले। एंड ये एक हमने कमर्शियली एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये ही वोल्टेज डिफरेंस हम लोग यूज कर पाते हैं। एंड हर एक अप्लायंस इसी को दिमाग में रख के बनता है, क्योंकि हमें सब कुछ जनरल में रखना है, हर चीज़ जनरल रखनी है, और कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करे और कोई भी चीज़ कम यूज़ ना करे। तो हमने एक ये मेंटेन करके रखा हुआ है जो यूनिवर्सली फॉलो होता है हमारे यहाँ पे। तो ये जनरल हमने 220 रखा हुआ है। ओके, सो वो एग्जैक्ट ऐसे वाई क्यों रीज़न इसका नहीं हो सकता, इट इज़ जस्ट एन एक्सेप्टेड, हमने उसको 220 वोल्ट्स डिफरेंस वाला ही बनाया हुआ है, ऐसा वो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, द करेक्ट आंसर वाज मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23rd वन। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द डैश। बहुत ही सिंपल, फोर्स के ऊपर जो फोर्स जो कंडक्टर के ऊपर आ रहा है, वो जो डायरेक्शन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, करंट और किस चीज के ऊपर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, करंट का भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस, टेक्स्ट बुक में आपको वो रेंज, वही मैंने कहा ना आपको कि वो एक रेंज है जो हम फॉलो करते हैं, जिसमें हमको 220 आंसर लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा। इफ इट इज मोर देन 220 तो देखियो, अगर एकदम ही ज्यादा ही कभी लोड हो गया, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए करंट हम इंडिविजुअली सब लोग मिलके नहीं बना रहे, अलग अलग लोग अलग अलग घर पे करंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस एक ही जगह से 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस का करंट सबको मिल रहा है। ठीक है, अब वो हमारे अप्लायंस के ऊपर है। अब अगर हमारा अप्लायंस ने वो इलेक्ट्रिसिटी झेल नहीं पाया तो या तो उसके अंदर फ्यूज उड़ जाएगा, या तो उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कुछ डैमेज हो जाएगा। ओके, और चलो कभी मान लिया आपका क्वेश्चन, अगर हम लोग हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि आपका 220 वोल्ट से ज़्यादा उधर जनरेटर में मिस कैलकुलेशन हो जाता है वहाँ पे, तो क्या होगा? जितने भी हम लोग सब लोग डिपेंडेंट है, वायर का कैपेसिटी था कुछ और हमने वहाँ से करंट ज़्यादा दे दिया तो पूरे सिटी में ब्लॉक हो जाएगा पूरा, एंड करंट बंद हो सकता है पूरे जगह पे, पूरे एरिया में। तो कभी कभार ऐसा होता है, पता है, एक पूरा फेज बंद हो जाता है। तो शायद ऐसा ही कुछ होता होगा कि कभी कुछ करंट ज़्यादा ही चला गया, या ऐसा कुछ हो गया रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग के हिसाब से जाता है करंट। ठीक है, तो इसलिए वो रेंज दिया हुआ है आपको। चलिए, इसका आंसर क्या था? 23rd का आंसर वॉज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24th क्वेश्चन देखेंगे।
द डिवाइस चेंजिंग डैश इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो बहुत ही सिंपल एक्चुअली इसका आंसर है। इसका एक्चुअली मैं थोड़ा फिलअप स्विच करना भूल गया। द डिवाइस चेंजिंग डैश इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कम ऑन, कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में? Yes, very simple, very simple. Electrical energy is converted into mechanical energy in an electric motor. Electric motor, very good. Next question देखेंगे, 25th question देखेंगे. If we keep an electric conductor in a magnetic field such that the direction of the current flowing through the conductor is perpendicular to the magnetic field, then a dash is exerted on the conductor. तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन उसका बहुत सिंपल सा आंसर। जब हमने एकदम ही परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होता है? तो यहाँ पर एग्जर्ट वर्ड से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि क्या होता है। और ऊपर अगर हमने करंट वर्ड यूज कर लिया एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यूज कर लिया तो क्या बचा? वेरी गुड, फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द कंडक्टर। वेरी गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बस क्वेश्चन सब मैंने इस हिसाब से रखे हैं कि आपका पूरा पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। इट इज़ नॉट अबाउट कि अरे ये तो सिंपल आंसर था, लेकिन आपका वो पूरा लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए थी क्या था उसका मीनिंग। सो आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट 5 मोर टू गो, 5 मोर क्वेश्चंस टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश showed that an electric current can be produced in a conductor with the help of a moving magnet। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन तो निकाल लिया था, लेकिन मूविंग मैग्नेट से भी हम इलेक्ट्रिक करंट कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। ये किसने प्रूफ किया, किसने ये दिखाया, क्या एक्सपेरिमेंट? ये हमने बहुत डिटेल में बात किया था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका योगदान। कौन नाम बताएगा इनका? कौन थे वो पर्सन जिन्होंने ये किया था? वेरी गुड, वेरी गुड, माइकल फैराडे जी ने ये बताया कि मैग्नेट मूव हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एंड उन्हें ये सोचे कि क्या मैग्नेट से मैं इलेक्ट्रिक करंट बना पाऊंगा, इंड्यूस कर पाऊंगा। तो ये चीज उन्होंने की थी। वेरी गुड, मूविंग मैग्नेट, बहुत ही प्यारा इनका योगदान हमारे साइंस के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27th क्वेश्चन। The current induced in the conductor will be maximum when the direction of the motion of the electric conductor is dash to the magnetic field। तो माइकल फैराडे का ही कंसेप्ट, जब हम करंट इंड्यूस करेंगे, करंट को पैदा करेंगे, जब हम एक मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैक्सिमम कब मिलेगा मुझे? मैक्सिमम करंट कब बनेगा मेरा? व्हाट इज दैट पोजिशन जब मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा? हमने देखा था कि अलग अलग पोजीशन, अगर हम लोग कंडक्टर का पोजीशन चेंज करेंगे तो अलग अलग इफेक्ट आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है जब एक दूसरे से, इसीलिए हमने रूल में भी पढ़ा था, हमने हाथ, मैंने आपको लिटरली दोनों टाइम, लेफ्ट हैंड के टाइम एंड राइट हैंड के टाइम, दोनों टाइम आपको हैंड यूज करके अच्छे से बताया था कि कैसे आपको फिंगर्स अपने परपेंडिकुलर रखने हैं एक दूसरे से। वेरी गुड, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28th क्वेश्चन देखेंगे। नॉन ऑसिलेटरी करंट इज कॉल्ड एज डैश। तो आपको समझना है कि क्या होता है। ऑसिलेटरी मतलब जिसका एक पीरियड, फिक्स पीरियड चलता है, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट चलता है, अप एंड डाउन मूवमेंट चलता है, दैट्स एन ऑसिलेटरी मूवमेंट। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉन ऑसिलेटरी मूवमेंट की। तो नॉन ऑसिलेटरी मूवमेंट वाले करंट को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल, ऐश्वर्या जी, मैंने आपका क्वेश्चन अब भी देखा, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। लेट फर्स्ट आंसर 28th क्वेश्चन, और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, वर्क बिटवीन माइकल फैराडे एंड हांस ऑर्स्टेड। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो है, ओके,
बहुत लोग ने ऊपर आंसर जरा माइकल फैराडे के आंसर की जगह पे वहां पे ऑर्स्टेड दे दिया था, तो आपको समझना है ऑर्स्टेड जी ने पहली बार ये बात हमें बताई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है। और उन्होंने वो चीज कैसे, फिर उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पे एक्सपेरिमेंट क्या किए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया था जिसके बेस पे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। अब माइकल फैराडे आते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इसका पूरा ऑपोजिट सोचते हैं, वो पूरा उसका उल्टा सोचते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बना सकता हूं तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूं। तो ये काम माइकल फैराडे ने किया था कि उन्होंने मैग्नेट को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस किया हुआ था अपने एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो ये चीज आपको दोनों ही ऑपोजिट है एकदम ही, और बहुत ही दोनों का ही इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है। प्लीज वीडियो देखिएगा, माना मुझे लग रहा है आपने वीडियो नहीं देखा है। बहुत ही अच्छा वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया ये पूरा डिटेल में इनकी दोनों की बातें। और इसी के बेस पे एक इलेक्ट्रिक मोटर आता है तो दूसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टर आता है। जरा समझिए आप ये लॉजिक, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ओके, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए मुझे मैग्नेट चाहिए, उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी खुद बना लूंगा। समझ में आ रहे हो? तो ये थोड़ा डिफरेंस, पूरा वीडियो देखिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। एसी डीसी का डिफरेंस भी मैं बता चुका हूं वीडियो के अंदर, आपने शायद नहीं देखा, फिर से बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एसी करंट और डीसी करंट इज बेसिकली जब करंट का फ्लो जब चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये चेंज होता है तो उसे एसी करंट कहा जाता है। लेकिन फ्लो ऑफ करंट जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। दैट्स इट। ओके, ये ज्यादा डिटेल में अभी वो समझाएंगे, वो मेरे वीडियो में समझाया हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको पोर्शन में उतना ज्यादा डिटेल नहीं है जितना आपको जानना है, ठीक है? तो फिर भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छा खासा मैंने बताया तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29th क्वेश्चन, आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अ करंट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैश। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एक्चुअली आप ये आंसर दे सकते हो बहुत ही आसानी से। जो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसको हम लोग, और वो भी एक फिक्स इंटरवल टाइम में, कुछ कुछ टाइम के अंदर चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, एसी करंट कहेंगे उसको, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे उसे, एसी, क्योंकि वो चेंज कर रहा है अपना मैग्नीट्यूड, यानी उसका पावर कम हो रहा है, बंद हो रहा है। हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है गाइज, आप लोग जरूर देखिएगा एक बार प्लीज। वीडियो में जब मैं मूव कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव कर रहा था या मैग्नेट मूव कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग एनिमेशन में वीडियो का एरो दिखाया था कि एरो में करंट बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा प्लीज एक बार वीडियो देखिए आप, ज्यादा क्लियर होगा, और कुछ नहीं। रीड भी कर सकते हो आप वैसे तो अपना चैप्टर, बट ज्यादा विजुअली आपको समझना है तो वीडियो देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज बेनिफिशियल टू हैव इट इन द डैश फॉर्म। तो ये भी एकदम सिंपल आंसर है, सिंपल सा है, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया और अभी एक आंसर हमने इसका ये किया कि अगर दूर दूर मुझे पहुंचाना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना है, तो फायदेमंद क्या होगा, कौन से फॉर्म में करंट भेजना फायदेमंद होगा? मैं आई होप आपको ये आंसर आ जाए, बहुत सिंपल है। यस, ये भी हमने बहुत बार वीडियो में डिस्कस किया था। द करेक्ट आंसर इज एसी फॉर्म में, यानी अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में भेजा जाता है करंट हर जगह पे, एंड ताकि वो ज्यादा हम लोग इंटेंसिटी वाला यूज कर सके। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको मजा आया, आई होप आप सबने मैक्सिमम राइट आंसर दिए, आई होप सबने एटलीस्ट 25 अप स्कोर किया होगा, एंड अपने स्कोर खुद ही मेंशन किए होंगे आप लोगों ने, खुद ही ध्यान रखे होंगे। एंड दैट वाज द क्विक रिविजन of the 4th chapter, Science 1, Effects of Electric Current.
एंड आई होप इसमें हमने बहुत सारे छोटे मोटे डिस्कशंस भी कर लिए थे. एंड थैंक यू सो मच. शेयर करिए वीडियो को, सपोर्ट करिए और मुझे गाइज. एंड अपना ख्याल रखिए. एंड कल मिलेंगे हम लोग हिस्ट्री के 7th चैप्टर के रिवीजन करेंगे. हिस्ट्री का 7th चैप्टर रिवीजन करेंगे कल हम लोग. एंड टेक केयर. बाय. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. थैंक यू सो मच शोहेब. मेरे फ्रेंड ने भी मुझे हेल्प किया था क्वेश्चंस बनाने में. बाय बाय. बाय बाय एवरीवन. हाँ, कल का मैंने बता दिया आपको. हिस्ट्री का 7th चैप्टर करेंगे. एंड मैं ट्राई करता हूँ जितने मेरे पीडीएफ्स बन चुके हैं उस हिसाब से मैं एक स्केड्यूल आपको कल बता देता हूँ कि हम कौन से चैप्टर करने वाले हैं. एंड मराठी में भी वो मैंने लिखा है, लेकिन आई डोंट नो वो कितना सही मराठी होगा. सो प्लीज़ थोड़ा सा उसको एडजस्ट करिएगा. एंड हम कल मिलेंगे सेम 8:30 को मिलेंगे हम लोग. एंड थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. गुड नाइट. ओके, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ. बाय बाय.